तारीख थी 13 अप्रैल 1953। वॉशिंगटन डीसी के एक बंद कमरे में दो आदमियों ने कागज पर दस्तखत किए। उस कागज पर ना तो कोई नाम था, ना ही कोई पता। बस था तो केवल दो शब्द, प्रोजेक्ट एमके अल्ट्रा। अगले 20 साल तक हजारों लोगों के दिमाग तोड़े गए, हजारों लोगों को बिना बताए जहर दिया गया, एक इंसान की हत्या की गई और उसे आत्महत्या बताई गई। और यह सब किसी दुश्मन ने नहीं किया, ये किया एक देश की अपनी सरकार ने। ये जो कहानी है वो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये कहानी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। यह अमेरिकी सीनेट की ऑफिशियल हियरिंग में कबूल किया गया है और यह आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पहले समझते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ और कब हुआ। साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। करोड़ों लोग मरे थे उस युद्ध में। लोगों ने सोचा कि युद्ध के बाद अब शांति होगी, लेकिन नहीं, शांति की जगह एक अजीब सा शांत युद्ध शुरू हो गया था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच। दोनों के पास परमाणु बम थे, इसलिए दोनों सीधे नहीं लड़ सकते थे। यह लड़ाई लड़ी गई जासूसी से, झूठ से और सबसे खतरनाक हथियार इंसान के दिमाग से। बात है 1950 की, जब कोरिया युद्ध से अमेरिकी सैनिक लौट रहे थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके बदले हुए अंदाज में को कुछ बहुत गड़बड़ लगा। उनके बोलने का लहजा पूरा बदला हुआ था, उनका बयान बदला हुआ था। उन्होंने अमेरिका को ही गाली देना शुरू कर दिया, अपने राष्ट्र को डरपोक बोला, नीच बोला, अन्य कई नामों से संबोधित करने लगे। CIA को लगा कि सोवियत संघ के पास कोई ऐसी खतरनाक तकनीक है जो इंसान के दिमाग की सोच को भी बदल सकती है, जैसे कि इन्होंने हमारे सोल्जर के साथ किया है। इसी एक सवाल से शुरू हुई इतिहास की सबसे खतरनाक यात्रा, यानी कि हमारी कहानी प्रोजेक्ट एमके अल्ट्रा की। प्रोजेक्ट एमके अल्ट्रा एकदम से नहीं शुरू हुआ था, ये 3 चरणों में विकसित हुआ। हर चरण पिछले से ज़्यादा खतरनाक, खुंखार और अमानवीय थे। 1950 में सबसे पहले चरण यानी कि प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड शुरू हुआ। CIA ने पूछा, अगर हमारा जासूस दुश्मन के हाथ गलती से पड़ जाए तो क्या वो चुप रह सकता है? और अगर दुश्मन का जासूस हमारे हाथ में आ जाए तो उससे कैसे सच निकाला जाए? CIA के ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी ने प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड शुरू किया। 3 तरीके आजमाए गए इसमें सच निकलवाने के लिए दुश्मन जासूस से। पहला तरीका था सोडियम पेंटोथेल, जिसे हम ट्रुथ सीरम कहते हैं। इस ट्रुथ सीरम से वो अर्धबेहोश अवस्था में उस इंसानी जासूस से सच निकलवाने की कोशिश करते थे। दूसरा तरीका उन लोगों ने अपनाया हिप्नोसिस का है, यानी गहरी सम्मोहन की अवस्था में अवचेतन पड़े मन में सवाल डालते थे वो लोग। और तीसरा तरीका था नींद ना देना, भूखा रखना, इंसान को इतना तोड़ना कि उसका दिमाग हार जाए। नतीजा इसका आया काफ़ी बेतरतीब। CIA को एहसास हुआ कि इतना नाकाफ़ी है। फिर चालू हुआ चरण 2 यानी प्रोजेक्ट एर्टिचोक 1951 में। एर्टिचोक ब्लूबर्ड से कई गुना ज़्यादा खतरनाक था। अब इस प्रोजेक्ट में नई दवाइयाँ शामिल हुई, जैसे कि LSD, मैस्केलिन, स्कोपोलामाइन। LSD एक ऐसी दवा थी जो एक चावल के दाने जितनी मात्रा में पूरे 12 घंटे के लिए इंसान की असलियत मिटा देती थी, उसको अलग ही जोन में फेंक देती थी। मैस्केलिन पियोट कैक्टस से बना ये हेलोसिनोजन था जो नाजी जर्मनी में भी इस्तेमाल हुआ था। CIA ने उन्हीं तरीकों को आगे बढ़ाया। और तीसरा था स्कोपोलामाइन यानी डेविल्स ब्रेथ, जो इंसान की इच्छा शक्ति छीन लेती है। जैसे कि व्यक्ति जागा तो रहता है, बात तो करता है, लेकिन बाद में उसे कुछ याद नहीं रहता है। और यहीं से पैदा हुआ एक खतरनाक सपना, मंचूरियन कैंडिडेट, एक ऐसा इंसान जो बाहर से सामान्य दिखे लेकिन अंदर से CIA का प्रोग्राम्ड हथियार हो। फिर आया वो काला दिन, 13 अप्रैल 1953। CIA के डिप्टी डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स और टेक्निकल सर्विस स्टाफ के प्रमुख सिडनी गॉटिलेब ने मिलकर एक ऑफिशियल मेमोरेंडम पर दस्तखत किए। इस मेमोरेंडम में ना तो कोई शर्म थी, ना ही कोई झिझक। एलन ड्यूल्स का मानना था, वी मस्ट डेवलप अ कैपेबिलिटी टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। इसी तरह प्रोजेक्ट एमके अल्ट्रा आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं एमके अल्ट्रा के विशाल ढांचा की। तो वो कुछ ऐसे था कि CIA के कुल वार्षिक बजट का 6% यानी करोड़ों डॉलर्स बिना किसी ऑडिट के खर्च किए गए। इस प्रोजेक्ट में 100 से ज़्यादा उप परियोजनाएं शामिल थी। इसमें हर एक अलग विषय पर 80 से ज़्यादा संस्थाएं जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया, McGill मिलकर काम कर रहे थे। अस्पताल, जेलें, बार और सड़क के आम लोग, सब लोग इस प्रोजेक्ट के टारगेट थे। MK एक जर्मन शब्द कंट्रोल से लिया गया था,
जिससे नियंत्रण कहते हैं और अल्ट्रा टॉप सीक्रेट से भी ऊपर की गोपनीयता को कहा जाता है। तो ऐसे इसका नाम पड़ा प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। और अगर एक बात सोचे कि इस प्रोजेक्ट के पीछे का दिमाग था किसका, तो सबसे बड़ा नाम आता है सिडनी गॉटलिब। CIA का एक पागल केमिस्ट, पैरों में लंगड़ापन था, थोड़ा हकलाता था, लोग उसे इसेंट्रिक समझते थे, लेकिन CIA के लिए वो एक ऐसा इंसान था जो किसी भी नैतिक सीमाओं को पार करने में झिझकता नहीं था। गॉटलिब LSD को माइंड कंट्रोल का अल्टीमेट वेपन मानता था। उसने खुद अपने साथियों के खाने पीने में बिना बताए LSD मिलाई, बस यह देखने के लिए कि क्या यह LSD काम भी करता है या नहीं। कई प्रयोग इंसानों पर हुए बिना उनकी जानकारी के, बिना उनकी सहमति के, और जो लोग शिकार बने वो कोई अपराधी नहीं थे, बस अपने देश के कमजोर लोग थे जो कितना भी चिल्ला ले कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनेगा। बस वो लोग उन जगह पर थे जहां CIA की नज़र पड़ी। सबसे पहली नज़र CIA की पड़ी जेल के कैदियों पर। CIA ने जेल अधिकारियों के साथ गुप्त समझौते किए, उन्हें करोड़ों रुपए दिए, उन्हें अय्याशियों के लिए कई लड़कियां दी। उनको चाहिए था तो बस कैदियों को वॉलंटियर पार्टिसिपेंट बनाया जाए। होता कुछ नहीं था उनके साथ। तो कोई कैदी मना करे तो उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी या फिर कोई बड़ी सजा मिलती थी। इसमें कैदियों की कोई स्वैच्छिक सहमति नहीं थी। और हद तो तब हुई जब CIA ने मानसिक अस्पताल के मरीजों को तक नहीं छोड़ा। ऐसे मरीज जिनकी बात कोई नहीं सुनता था, उन्हें एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के नाम पर दवाइयाँ जबरदस्ती दे दी जाती थी। 77 दिन तक लगातार बेहोशी में रखा जाता था। उन्हें सोते समय एक ही मैसेज टेप पर बजाया जाता था ताकि वो उनके अवचेतन में बस जाए। इसे साइकिक ड्राइविंग कहते हैं। फिर बारी आई अमेरिकी सैनिकों की। देश के लिए एक रिसर्च में हिस्सा लो और प्रमोशन पाओ। कई सैनिकों को बाद में समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या था। CIA के विकलांग मानसिकता वाले लोगों ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी अपना निशाना बनाया। बस एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है के नाम पे उनसे हामी भरवाकर उन पे अपना रिसर्च करते थे और बाद में थोड़े पैसे देकर उन छात्रों का मुंह बंद करवा देते थे। फिर कुछ बचा कुछ एक्सपेरिमेंट नाइट क्लब के आम लोगों पर किया जाता था जो बस एक शाम रंगीन करने के लिए बाहर निकले थे। उनके ड्रिंक्स में चुपके से LSD मिला दी जाती थी ताकि उनका भी उपयोग किया जा सके। यह था ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेक्स। सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में CIA ने कई गुप्त अपार्टमेंट बनाए। बाहर से बिल्कुल आम घर जैसा लगता था, लेकिन अंदर एक फेक बार, मध्यम रोशनी, जैज म्यूजिक, वो सब कुछ था जो एक आदमी को आकर्षित करे। अपार्टमेंट के दीवार पर वन वे मिरर लगा रहता था, ऐसा शीशा जो एक तरफ से केवल दर्पण दिखाए, दूसरी तरफ से पारदर्शी हो। के पीछे CIA के एजेंट बैठे रहते थे, कमरे में कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ। शीशे के सामने वो लोग होते थे जिन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि CIA ने सेक्स वर्कर तक हायर किए हुए हैं जो पुरुषों को वहां लाती थी, ड्रिंक्स में LSD मिला देती थी। फिर एजेंट एक एक चीज नोट करते थे कि कैसे रिएक्ट इंसान करता है, कैसे डरता है, कैसे टूटता है, कैसे रोता है। और जब प्रयोग खत्म हो जाता था तो वो लोग बाहर फेंक दिए जाते थे। कोई फॉलो अप ट्रीटमेंट नहीं होता था, कुछ नहीं किया जाता था उनके साथ। ये हाल था उस लोकतंत्र का दावा करने वाली सरकार की जो कहती है कि सरकारें ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल होनी चाहिए। और यही वो नागरिक थे जिनकी रक्षा के लिए CIA बनाई गई थी और यही CIA नागरिकों के साथ खेलती थी। डॉक्टर इवैन कैमरियन ने बताया था कि साल 1957 से 1964 के बीच में कनाडा के McGill यूनिवर्सिटी में CIA के पैसे से 300 से ज़्यादा मरीजों पर डिपेट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट किए गए थे। हफ्तों तक उन्हें ड्रग इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया था, बार बार इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दिया जाता था। इस ट्रीटमेंट से मरीज अपना नाम तक भूल जाते थे। वो इलाज के लिए आए तो थे, लेकिन उनके साथ इलाज के अलावा सब कुछ किया गया। अब आते हैं इसमें सबसे मुख्य किरदार, यानी एक ऐसे इंसान की कहानी पे जिसका नाम था फ्रैंक ओल्सन। फ्रैंक कोई दुश्मन नहीं था और ना ही कोई आम नागरिक। वो CIA के लिए ही काम करने वाला एक फेमस बायोकेमिस्ट था, फोर्ट डेट्रिक मैरीलैंड में। प्यारे से जिंदगी जीने वाला एक आदमी, पत्नी एलिस और 3 बच्चे एरिक, नाइल्स, लीसा के साथ एक सेफ और रिस्पेक्टेबल करियर लेके जीने वाला आदमी था। फ्रैंक काफी खुश रहता था, लेकिन फिर उसके जिंदगी में आया नवंबर 1953। CIA का एक प्राइवेट प्लेस डीप क्रीक लेक मैरीलैंड में था और उसके कलीग्स वहां गए थे एक शाम की पार्टी के लिए। वहां पे उन्हें क्वाइंट्रियो नाम की लिक्यर परोसी गई।
जो कि काफ़ी स्वादिष्ट थी। फ्रैंक ने उसे खूब पिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके गिलास में पहले से ही उसके ही मित्र ने LSD मिला दी थी, बिना बताए और बिना पूछे। अगले कुछ दिनों में फ्रैंक पूरी तरह बदल गया था। वो मानसिक रूप से परेशान हो चुका था। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सरकारें उसे चुप कराना चाहती थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में डूबा हुआ था। वो इन सब से परेशान होकर CIA को रिजाइन लेटर भी दे दिया था। CIA ने उसे ठीक होने के लिए एक साइकेट्रिक के पास भेजा था, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट भी CIA का ही था। फिर आया 1953 का 28 नवंबर। जगह थी न्यूयॉर्क का स्टर्टर होटल। रात के करीब 2 बजे 10वीं मंजिल के खिड़की से फ्रैंक ओल्सन नीचे गिर गया। साइडवॉक पर उसे मृत पाया गया। सरकार ने साफ किया कि ये आत्महत्या है, लेकिन फ्रैंक की पत्नी एलिस को शक हुआ। उसने कहा, नहीं, फ्रैंक आत्महत्या कर ही नहीं सकता। बेटे एरिक ओल्सन ने 40 साल तक अपने मृत्यु बाप को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता रहा। आखिरकार 1994 में हत्या की पुष्टि के लिए फ्रैंक ओल्सन का शव दोबारा खोदा गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जेम्स स्टार्ट्स ने खुदाई चालू करवाई और उन्होंने शव के सिर पर एक गहरी चोट मिली, जो खिड़की से गिरने से पहले लगी थी। मतलब फ्रैंक को बेहोश किया गया था, फिर धकेला गया। आखिरकार 1994 में जाकर क्लिंटन सरकार ने माफी मांगी और फिर फ्रैंक के परिवार को मुआवजा दिया गया, लेकिन कोई जेल नहीं गया और ना ही फ्रैंक वापस आया। अब आया 1970 के दशक के शुरुआत में, जब अमेरिका वियतनाम युद्ध हार रहा था, वो वाटरगेट स्कैंडल ने रिचर्ड निकोसन की सरकार को हिला दिया था। लोग सरकार पर सवाल उठाने लगे थे। तब कहीं जाकर पहली बार CIA को डर लगा कि अगर कागजात बाहर आ गए तो तूफान उठ जाए पूरे अमेरिका में। CIA डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने, वही हेल्म्स जिन्होंने प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा पर हस्ताक्षर किया था, 1973 में एक आदेश दिया कि सारी फाइलें जला दो। हजारों फाइलें, कई दशकों का डाटा, नाम, तारीखें, प्रयोग के नतीजे, सब के सब राख हो गए। हेल्म्स को लगा अब कोई सबूत नहीं बचा और सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन उससे एक गलती हो गई। उसे लगा कि सब कुछ जल चुका है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड CIA के रिटायरमेंट रिकॉर्ड ऑफिस में मौजूद थे। एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग जाते थे, जहां पे धूल पड़ी रहती थी फाइलें। हेल्म्स वो भूल गया था। फिर हुआ वही जिसका डर था। साल 1975 में अमेरिकी सीनेट ने पहली बार CIA से कुछ कठिन सवाल पूछे और CIA को पहली बार जवाब देना पड़ा। CIA डायरेक्टरेट स्टैनफोर्ड टर्नर ने सीनेट के सामने स्वीकार किया कि इस प्रोजेक्ट में 150 से ज्यादा उपप्रयोग हुए, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। कई रिकॉर्ड्स को जानबूझकर नष्ट किया गया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। पहली बार सरकार ने माना, हाँ, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा सच में हुआ था, लेकिन इसके बाद भी कोई जेल नहीं गया। अब मन में एक सवाल उठता है कि क्या वो परफेक्ट माइंड कंट्रोल हासिल हो पाया, जिसका आंसर आता है नहीं। जैसे हॉलीवुड में दिखाते हैं कि रिमोट कंट्रोल दबाओ, इंसान रोबोट बन जाए, ऐसी कभी कुछ नहीं हुआ। इंसान का दिमाग जितना कॉम्प्लेक्स है कि एक दवा ने उसे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, लेकिन MK अल्ट्रा पूरी तरह फेल भी नहीं हुआ। इसमें हमें इनहेंस इंटरोगेशन की तकनीकें मिली, जैसे स्लीप डिप्रिवेशन, सेंसरी आइसोलेशन, वाटर बोर्डिंग। इतनी साइंटिफिक बेसिस MK अल्ट्रा के प्रयोग से आई। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, किसी भी इंसान की कमजोरी, डर और मोटिवेशन समझने की तकनीक। और एक आयरनी ये थी कि MK अल्ट्रा के LSD एक्सपेरिमेंट के बाद भी साइकेट्रिक थेरेपी की नींव रखी गई, जो आज PTSD और डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल हो रही है। हम जानते हैं कि विज्ञान शक्तिशाली है, इससे बीमारियां ठीक होती हैं, स्पेस में जाते हैं, जिंदगी बेहतर बनती है। लेकिन जब इंसान के विज्ञान के साथ नैतिकता नहीं होती, तो विज्ञान सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। MK अल्ट्रा की सबसे डरावनी चीज LSD नहीं थी, सबसे डरावनी चीज थी उनकी सोच कि हम ये कर सकते हैं इसलिए करेंगे, तुमको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। इनके यही शब्द थे। नतीजों की चिंता नहीं थी इन्हें, ना इंसान की तकलीफ की परवाह थी, बस एक सनक थी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कानून, जो आज दुनिया के हर रिसर्च का जरूरी हिस्सा है। वो MK अल्ट्रा की त्रासदी से सीखा गया सबक था। तो दोस्तों, यह थी MK अल्ट्रा की पूरी कहानी। एक ऐसा अंधेरा अध्याय जो याद दिलाता है कि जब सट्टा डर जाती है तो वो इंसानियत भी भूल जाती है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि बन जाता है तो नागरिक सिर्फ संसाधन बनकर रह जाते हैं। ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये किसी भी एक ऐसी सरकार की कहानी है जो अपने आप को जवाबदेही से ऊपर समझती है। आज 2026 है, आज हमारे पास AI है, डाटा है, सर्विलेंस है, एल्गोरिदम है, जो हमारी हर क्लिक, हर सर्च, हर रुकावट को ट्रैक करती है।
और सरकारें चाहे कोई भी हो, वो जितनी ही ताकतवर है शायद उससे भी ज़्यादा उतनी ही ताकतवर जनता भी होती है। तो एक सवाल मेरी तरफ से, क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रयोग आज भी किसी और नाम से, किसी और रूप में हो सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थिंक डीपर, स्टे सेफ एंड जय हिंद।